देहाती बहू के घर आई दो बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी दो बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ विदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियाँ हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पियेंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है?
बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गंवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। 3 अमीर गरीब बहुओं की सवारी। शीशगंज गांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 3 बेटे हैं, महेंद्र, सुरेंद्र और गजेंद्र। शिल्पा अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू करती है। सोफे पर बैठी शिल्पा चाय की चुस्कियां ले रही होती है, तभी पंडित जी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। जय राम जी की शिल्पा बहन। पंडित जी, आप इतने सवेरे सवेरे, विराजिए। वो तुम्हारे तीनों बेटों के लिए एक से एक लड़कियों की तस्वीर लाया हूँ, जरा देख लो, शायद कोई जच जाए। ऐसा कहते हुए पंडित जी तस्वीरों का थाक शिल्पा के हाथों में थमाते हैं। तभी शिल्पा की नजर पहले के 3 तस्वीर पर जा रुकती है। पंडित जी, मुझे ये तीनों लड़कियां जच गई हैं, आप इन्हीं से मेरे बेटों की शादी की बात बढ़ाइए। अरे शिल्पा बहन, ये तीनों तस्वीर वाली लड़कियां अलग अलग तबके से हैं। ये त्रिशाला है, ये माया और ये गूंजा, जो बगल के गांव के गरीब किसान की बेटी है। और त्रिशाला बड़े ऊंचे खानदान की और माया मध्यम वर्गीय घराने से है। अरे पंडित जी, शादी ब्याह के बंधन ऊपर से बंध कर आते हैं,
ईश्वर की दया से मेरे घर में घटी नहीं है, ना मुझे दान दहेज का लोभ है। आप बात बढ़ाइए। पंडित जी की पैरवी पैतरे से पारिवारिक रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है और मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बहुओं की विदाई के साथ उन्हें दहेज में अलग अलग सवारी मिलती है। जैसे सबसे अमीर बहू त्रिशाला को महंगी लग्जरी गाड़ी, तो मिडिल क्लास बहू को स्कूटी और सबसे गरीब बहू गुंजा को एक दुधारू गाय मिलती है, जिसे लेकर बारात बहुओं के साथ अपने गढ़ लौटती है। दुल्हन के लिबास में ससुराल की दहलीज पर खड़ी दोनों बहू गुंजा की हंसी उड़ाते हुए कहती हैं, अरे कोई इस गरीब बहू की गाय को खूंटे से बांधो, वरना ये ऐसी ही नाक में दम करती रहेगी। जेठानी जी, मेरी बेजुबान गाय आपसे कोई मीठे मिष्ठान तो मांग नहीं रही, जो आप मेरी गौरी को देखकर ऐसे मुंह बना रही हैं। मुंह नहीं बनाऊं तो क्या तारीफ के पुल बांधूं? तुम्हारे बाप की दहेज देने की औकात नहीं थी, जो 2 कौड़ी की गाय थमाकर खदेड़ दिया। देखो, मेरे डैडी ने मुझे लाखों की लग्जरी गाड़ी गिफ्ट में दी है। सोचो कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे सामने से कार में सवार होकर गुजरूंगी। हाँ त्रिशाला, खूब मजा आएगा जब मैं और तुम कार और स्कूटी की सवारी करेंगे, वहीं हमारी गरीब देवरानी 2 कौड़ी गाय की सवारी करेगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर गरीब बहू समझदारी से चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। समय बीतता है। एक सुबह तीनों बहुएं अपनी सवारी को साफ कर रही थीं। तभी त्रिशाला तफरीबाजी करते हुए कहती है, माँ माँ। अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, अपनी सो कॉल सवारी की भोंपू बंद करने को कहो, इसकी गुहार हमारे कान फाड़ रही है। गुंजा रानी, तुम हमारी देखा देखी अपनी गाय को खामखा गीला कर रही हो, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद यह गोबर में सनी नजर आएगी और हमारी सवारी सप्ताह भर चमचमाती हुई दिखेगी। जेठानी जी, अगर आपको मेरी गाय गौरी के गोबर देने से डा है तो आप भी गुसलखाने में घर बनाकर रंगारंग कार्यक्रम करते रहिए, किसने मना किया? यह सुनकर दोनों बहुएं गुस्से से फुफकारती हुई कहती हैं, तुम्हें तो हम देख लेंगे। देखो मगर प्यार से। समय बीतता है, बावजूद इसके तीनों बहुओं में अपनी अपनी सवारी को लेकर तू मैं बढ़ती ही जाती है। एक सुबह मेरी सवारी गाड़ी तुम दोनों की तुच्छ सी सवारियों को चुटकी में मात दे सकती है। त्रिशाला, माना की सवारी में मेरी स्कूटी तुमसे छोटी है, मगर ये मत भूलना कि मेरी एक्टिवा फर्रारी की तरह भागती है, इसलिए तुम दोनों मेरे आगे घर में ही घुटने टेक दो, वरना रेस के लिए तैयार रहो। मेरी दोनों जेठानियों, जब तक इंसान मैदान में महारथी साबित नहीं हो जाता, उसे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अब तो रेस हो ही जाए। तीनों बहुएं अपनी सवारी का लोहा मनवाने के लिए रेस की शर्त स्वीकार कर लेती हैं और यह बात शिल्पा को बताती हैं। यही बेहतर है कि कम से कम इस रेस के बाद रोज रोज मेरा घर मछली बाजार तो नहीं बनेगा। अगले ही दिन जहां अमीर त्रिशाला अपनी कार, माया अपनी स्कूटी और गरीब बहू अपनी गाय पर सवार हो जाती है, पूरा गांव उनकी सवारी रेस को देखने के लिए मैदान में उतर जाता है। अब सुनो, जो अपनी सवारी के साथ इस नुक्कड़ से गांव की सीमा के पास पहले पहुंचेगा, वही जीत का ताज पाएगा। देखते हैं जीत किसकी होगी। तीनों बहू अपनी अपनी सवारी को दौड़ाने लगती हैं। त्रिशाला अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके सबसे आगे निकल पड़ती है, वहीं माया भी अपनी स्कूटी को रफ्तार से भगाती है। त्रिशाला कहती है, जीत तो मेरी ही होगी। अचानक त्रिशाला की कार का पहिया एक गड्ढे में बुरे तौर से फंस जाता है, वहीं माया की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मेरी स्कूटी को अभी साथ छोड़ना था, इसके तेल को भी अभी तेल लेने जाना था। आखिरकार जीत गुंजा और उसकी गाय गौरी की होती है, जिसके साथ पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका साथ देते हुए ठहाके मारकर शहरी बहुओं के सवारी गाड़ी का ठट्ठा उड़ाने लगती है। देख लो जेठानी जी, आज मुझ गरीब बहू की गौरी की सवारी ने मुझे जिता दिया। आप दोनों की दशा उस जीत में हारे खरगोश के जैसे है, जिसे अपनी तेज गति का घमंड था, मगर धीमी गति के एक कछुए ने उसे मात दे दिया, मेरी तरह। गरीब बहू की यह बात सुनकर दोनों गुस्से से दांत पीस कर रह जाती हैं। समय बीतता है। एक रात गुंजा की सेहत उसका साथ छोड़ जाती है और शिल्पा कहती है, त्रिशाला, माया, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात को नींद में टांग क्यों अड़ा रही हैं? अरे गुंजा बहू की हालत बिगड़ गई है, अपनी गाड़ी निकाल, इसे अस्पताल ले जाना होगा। माँ जी, गुंजा के पास तो हमसे बेहतर फरारी की सवारी है। उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब क्या होगा? मेरी गाड़ी ऐसे एरो गैरो के लिए नहीं है।
हाँ माँ जी, मुझे भी माफ करिए। दोनों बहुएं अपनी रईसी का रौब झाड़कर गुंजा को दर्द में तड़पता छोड़कर सोने चली जाती हैं। शिल्पा अपनी सूझबूझ से घरेलू नुस्खे करके अपनी गरीब बहू के पास बैठी बिहान कर देती है, मगर कहते हैं कर्मा खुद को दोहराता है। एक दिन दोनों बहू अपने आमने सामने से आ रही होती हैं कि उनकी वाहन की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके चलते वह सड़क किनारे गिरकर बेहोशी की बोझलता में चली जाती हैं। तभी गुंजा, जो कि अपनी गाय को खेत खलिहान से चराकर खूंटा थामे घर की ओर बढ़ रही, उसकी गाय गौरी उन्हें देखकर जोरों शोरों से गुहार लगाती हुई पहुराई करने लगती है। गौरी, क्या हो गया तुझे? चारा खाकर तेरा पेट टंच नहीं हुआ क्या? क्यों रेक रही है? गौरी का इशारा बूझकर जैसे ही गरीब बहू पीछे पलटती है तो अपनी जेठानी को खून में लथपथ देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये तो मेरी जेठानी जी हैं। मुझे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। गौरी, आज तुझे अपनी गरीब बहू के लिए रफ्तार में दौड़ना होगा। गुंजा उन्हें अपनी गाय पर सवार कर लेती है और उन दोनों को एक कपड़े से अपने कमर में बांध लेती है, जिसके साथ उसकी गाय तेज गति से रास्ते रौंदती हुई अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर की फौज उनका उपचार करने में जुट जाती है। कुछ घंटों बाद दोनों बहू बेहोशी से बाहर आती हैं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप दोनों? डॉक्टर, हमें यहाँ कौन लाया? आप दोनों के शरीर से खून का रिसाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आपकी जान भी जा सकती थी। वो तो गनीमत है जो ये बेजुबान गाय और वो गरीब बहू आपको लेकर यहाँ आ गई। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहू समझ जाती हैं कि वह गुंजा और गौरी थी। तभी गुंजा भीतर आती है। शुक्र है जेठानी जी, आप दोनों ने आंखें खोल दी। गुंजा, हम दोनों ने कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की, मगर तुमने मसीहा बनकर हमारी जान बचा ली। हमारी सांसें तुम्हारी सवारी गाड़ी गौरी की देन है। उस घटना के बाद बहुओं के बीच बंधे अमीरी गरीबी की गांठ हमेशा के खातिर खुल जाती है, जिसके बाद वह फिर कभी अपने सवारी पर नहीं इतराती। साथ ही तीनों बहुओं के ताने बाने मधुर रिश्तों का मोड़ ले लेते हैं। अनाथ दर्जी लड़की का जादुई लहंगा। वो अनाथ बच्चे अपने माता पिता के शव से लिपट कर रो रहे हैं। गांव वालों की बड़ी भीड़ ने उन्हें घेरा हुआ है। सुधाकर, माँ बाबूजी बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो कभी नहीं उठेंगे। ऐसा कहते हुए नन्ही उषा की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर आ जाते हैं और सुधाकर कहता है, जीजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुधाकर, तू बैठ, मैं कुछ बनाती हूँ। उषा अपने आंसू पोंछकर रसोई घर का रुख करती है और सभी डिब्बे टटोलने लगती है। हे भगवान, अनाज के खत्ते एकदम खाली हो गए हैं। अब मैं अपने भाई की भूख कैसे मिटाऊं? एकाएक उषा को थोड़ा सूखा आटा मिलता है, जिनकी 2 रोटियां बनाकर वो अपने भाई को देते हुए कहती है, आज तो जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी से चल गया, मगर कल का क्या? भूख से मचलता हुआ मासूम सुधाकर मन मार कर रोटी खाकर सो जाता है। वहीं बेचारी बहन अन्न की विपन्नता के चलते पानी के घूंट पीकर पेट भर लेती है। उस रात जब सारा गांव नींद के आगोश में होता है, वो गरीब बहन दीवट पर बैठी आंसू बहाते हुए खुद में बुदबुदाते हुए बोलती है, हे भगवान, मुझे राह दिखा और बदी से बचा, ताकि मुझ बहन के रहते मेरे भाई के हाथ कभी भी भीख मांगने को ना उठे। देर रात ताकते हुए उषा ऊँघते हुए नींद के आगोश में समा जाती है। तभी उसे सपने में अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो उषा, माँ अब वापस आ गई। लौट आओ माँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है जिसे मैं अपने भाई को खिला पिला सकूं। कैसे चलाएगी आपकी गरीब बेटी गुजारा? उषा, समस्या का समाधान घर में ही छिपा है। वो क्या है माँ? मेरी सिलाई मशीन। तुम तो कपड़े सिलने में बेहद निपुण हो, अपने हाथों के हुनर को पहचानो उषा। ऐसा कहकर जैसे ही ममता गायब होती है, सूरज की उत्कर्ष किरण सौंझे तौर पर उसके चेहरे को घेर लेती है। ये तो ख्वाब था, मगर माँ कहा करती थी कि सुबह के पहर देखा गया सपना सच होता है। अब मैं सिलाई करके अपना घर संभालूंगी। इस तरह बेहद कच्ची उम्र में उषा एक दर्जी बनकर घर बार की जिम्मेदारियों के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती है। वो गरीब अनाथ दर्जी बहन भूखी प्यासी रहकर दिन रात आंखें गड़ाए कपड़े सिलकर अपने भाई का भविष्य संवारने में जुट जाती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। इस बीच उषा 19 साल के पड़ाव में प्रवेश कर जाती है। द्वार पर खड़ी कंचन किवाड़ खटखटाते हुए कहती है, उषा, अरे ओ उषा, भीतर है का? हाँ काकी, अंदर ही हूँ।
आ जाओ। हाफती हुई कंचन कपड़ों का ढेर उषा को थमाते हुए कहती है। अरे मोरी सास फुलत है। क्या बात है काकी, इतने ढेरों कपड़े सिलने के हैं क्या? कोई तीज त्योहार की तैयारी चल रही है क्या? हे गंगा मैया, अरे तोई के नहीं पता है का? परसों रोज निमकी के ब्याह है, उसी का सजावट चलत है। देखना अपनी फरमाइश से गुलाबी लहंगा ली है। तू बस ऐसन लहंगा चोली सिलना कि गांव देहात की नजर ना हटे हमरी निमकी से। वैसन तो का शादी ब्याह का इरादा नहीं है का? तो हर उम्र की लड़कियां अपनी गृहस्थी बसा ली और परसों निमकी भी पराई हो जाई, तो हर मारा जीवन तो इस सिलाई मशीन में सिमट गया है। कंचन के जाते ही उषा का भाई सुधाकर कहता है। देखो जीजी, कंचन काकी अपने बातों के बाढ़ में तुम्हें छल्ली कर गई। अरे इतने ताने बाने सुनकर तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, फिर तुम चुप क्यों थी? क्योंकि इस बहन के लिए शादी से जरूरी तुझे अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहाँ से बटोरती हूँ इतना धीरज आप जीजी? अब बस जीजी, ये भाई अपने दर्जी बहन को दूजों का लहंगा सिलते नहीं बल्कि दुल्हन बनते देखना चाहता है। आपको अपने भाई सुधाकर की सौगंध, मना मत करना। ये किस बंधन में बांध दिया तूने मुझे मेरे भाई? सुधाकर अपनी अनाथ दर्जी बहन की खातिर रिश्ते तलाशने लगता है और उसकी तलाश राजरानी के बेटे राजीव पर खत्म होती है। बेटा, तुम्हारी बहन हमें पसंद है, मगर बुरा मत मानना, तुम यतीम हो। ऊपर से तुम्हारे घर की दशा भी निराली है। मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुम 5 लाख दहेज और 5 तोला सोना दहेज में दे सकते हो तो मैं तो चट मंगनी पट व्याह करा दूंगी। सुधाकर बिना कुछ सोचे हामी भर देता है। हाँ, मुझे मंजूर है। तो हम चले, इजाजत दो। कुछ देर बाद। सुधाकर, तुमने सोचा है कहाँ से आएगा इतना पैसा? मेहनत से। जीजी अपने भाई पर भरोसा रखो जीजी। 1 माह बाद। जीजी हर जगह हाथ पांव मार कर देख लिया, कहीं बात नहीं बना। ब्याह में बस 1 दिन है, क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो भैया। उस रात उषा कपड़े सिलते हुए सिलाई मशीन के पास ही सर रखकर सो जाती है। तभी सपने में एक बार फिर उसे उसकी माँ दिखाई देती है। उषा बेटी, माँ आप आ गई। रो मत उषा, ये लो अपनी माँ की ओर से ये भेंट। ये जादुई लहंगा है, ये तुम्हारे मन के मनोरथ को पूर्ण करेगा। जैसे ही उषा की आंखें खुलती है तो उसके सामने लाल रंग का एक शादी का जादुई चमकता हुआ जोड़ा नजर आता है। ये तो वही जादुई जोड़ा है जो माँ ने सपने में दिया था। क्या सचमुच ये लहंगा जादुई है? जादुई लहंगे का पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए उषा अपने शब्दों की आजमाइश करती है। ऐ मेरे जादुई लहंगे, इसी पल मेरे जंग लगे सिलाई मशीन को नया कर दो। उषा के इतना कहते ही उसका जादुई लाल लहंगा हवा में उड़ जाता है, जिसके साथ लहंगे में इंसानी अक्ष कायम होता है। सुनहरी चमक से प्रकाशमान होकर मशीन पर अपनी जादुई चमक की छाप छोड़ता है। उषा, खौफ न खाओ, बल्कि इस जादुई जोड़े से अपनी अभिलाषा को पूरा करो। मेरे जादुई लहंगे, मेरे भाई को मुझ दर्जी बहन के शादी के सताव ने घेर रखा है, मेरी मदद करो। बेबस दर्जी लड़की का दुख देखकर जादुई लहंगा पूरे घर में सोने के सिक्कों की बौछार करने लगता है, जिसकी खनक सुनकर सुधाकर भी वहां आ जाता है। जीजी ये क्या है? सुधाकर, ये जादुई लहंगा है जो माँ ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। क्या सचमुच? हाँ सुधाकर, मैं जादुई लहंगा हूँ। कहो, क्या इच्छा रखते हो तुम? मेरे जादुई लहंगे, बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मेरी दर्जी बहन की डोली इस गरीब अनाथ भाई के दहलीज से विदा हो जाए। इसी के साथ जादुई आकर्षक लाल लहंगे के छोर से खूब सारे 2000 के नोटों का ढेर लग जाता है। क्या ये काफी है? हाँ जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में सूरज की किरण फूट पड़ती है और सुधाकर खुशी से जादुई लहंगे से मिले पैसे और सोने से बहन की शादी के लिए अपने घर को दुल्हन की तरह सजाता धजाता है। कहीं हलवाई मिठाई बनाते हैं तो कहीं औरतें टोली में बैठी विवाह की गीत गाती हैं। सांझ की बेला बीतने के साथ वो दर्जी बहन जादुई लहंगा पहनकर दुल्हन बन जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ छूट रहा है। अरे, मेरे पास लहंगे पर पहनने के लिए जेवर तो है ही नहीं।
मेरे जादुई लहंगे, मुझे जेवर की जरूरत है। अचानक उसके लहंगे से निकली तेजमय प्रकाश शीशे के ओट पर प्रकट होती है, जो सुंदर जेवर में ढल जाती है, जिसे पहन उस दर्जी दुल्हन का कंचन रूप दमकने लगता है। पूरे गांव देहात की नजर दुल्हन बनी अनाथ दर्जी पर टिक जाती है और शादी के संपन्न होते ही वो कहती है, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे। मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं गरीब अनाथ दर्जी कभी दुल्हन बन पाऊंगी। मुझ दर्जी के जीवन में ये दिन तुमने दिखाया, साथ ही मेरे भाई को भी जग हसाई से बचाया। अंत में सुधाकर अपनी बहन की विदाई कर देता है और जैसे ही वो अपने घर आता है तो सुधाकर का बिछावन नोटों से भरा होता है, जो उसकी बहन ने जाते वक्त वहाँ शेष छोड़ा था। आज भी वो जादुई लहंगा उषा के पास है, मगर उसका रहस्य उस दर्जी दुल्हन के सिवा दूजा कोई नहीं जानता। मगर उषा अक्सर अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंदों की मदद करने में बढ़ चढ़कर भागीदारी रखती है। बहू लाई अपनी सौतन। पूरा घर रंग बिरंगे लड़ियों से जुगनू के जैसे रोशन हो उठा था। कहीं हलवाई पकवान पका रहे थे तो कहीं औरतें ब्याह के लोकगीत गा रही थी। वहीं दूसरी ओर वो सुहागन, जिसका नाम सुहानी था, अपने पति के सर पर सहरा सजा रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और उसे रोता देखकर राघव नर्म होकर कहता है, सुहानी, अब भी वक्त है, छोड़ दो अपनी हट, वरना एक साथ 3-3 जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे सीने से नासूर की तरह टीस मार रही है। तुम्हारे आंसू इस बात का जीता जागता गवाह है। राघव, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे आंख में तिनका चला गया था। बारात दूल्हे का इंतजार कर रही है, जाइए। ऐसा बोलते हुए सुहानी के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। वो नम आंखों से राघव को दूसरी शादी के लिए विदाई देती है। अब जाइए राघव। राघव के जाते ही सुहानी कपकपाते कदमों से आगे बढ़कर अपने कमरे का फाटक बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है भगवान तू। ये पहली बार है जब कोई सुहागन अपनी इच्छा से सौतन ला रही है। एक सुहागन अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, मगर सुहाग और सिंदूर का बंटवारा नहीं कर पाती। मगर मैं मजबूर हूँ अपनी मांग का सिंदूर अपनी सौतन से बांटने को। क्या हूं मैं, एक अभागन या सुहागन? आखिर क्यों सुहानी अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है? क्यों वो अपने ही फैसले पर सवाल खड़े कर रही है? क्या राघव के पुनर्विवाह के पीछे छिपा है एक पत्नी का प्यार, या छिपा है सास का षड्यंत्र? जानने के लिए कहानी के पिछले भाग के पन्नों को पलटना होगा। 2 साल पहले दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी सुहानी अपने हाथ पैर कचोट रही थी। तभी उसकी सास गौरा आरती उतारते हुए कहती है, बहू, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। सुहानी ससुराल की दहलीज के भीतर दस्तक देते हुए अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। चल बहू, तू भी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। अरे राघव, बहू को कमरे में ले जा। राघव सुहानी के साथ अपने बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। अब बताइए मोहतरमा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। राघव, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। क्यों? एक बड़े बिजनेस को बीवी के सामने रोमांटिक होने का हक नहीं है? हाँ? अच्छा सच मानो सुहानी, तुम मुझे पहली नजर से ही पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम्हारी सादगी और सुलझे स्वभाव को देखकर मैंने मन बना लिया था कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारे सपने संजोए हैं। तो बताइए जनाब, क्या है आपके ड्रीम्स? बस सारी उम्र तुम्हारा साथ और प्यारे प्यारे बच्चे। राघव और सुहानी घंटों अपने अरमानों को एक दूसरे से साझा करते हुए शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। सुहानी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू देख, रात के 10 बजने को है। सुबह से रात तक एक पांव पर नाचती रहती है। जब देखो घर के झोल झमेले में उलझी रहती है। जा, राघव तेरी राह देख रहा होगा। यहाँ हाथ पांव चलाना छोड़ और जाकर अपने पति को लटके झटके दिखा, तभी तो इस घर में चिराग रोशन होगा। ये सुनकर सुहानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो कमरे में चली जाती है।
समय की रफ्तार तेजी से बढ़ती जाती है। देखते ही देखते 6 माह 2 साल में बदल गए थे, जिसके साथ गौरा के बर्ताव में बदलाव उभरने लगा था। बहू, ओ बहू। जी कहिए माँ जी। एक बात तो बता, तेरे और राघव में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है भी या नहीं? 2 साल हो गए मगर अब तक तेरे पाँव भारी नहीं हुए। या तो तेरे लटके झटकों में कमी है या फिर कहीं तेरी कोख तो सूनी नहीं। कल तू तैयार रहना, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरा के मुंह से निकला बांझ शब्द सुहानी के मन में उथल पुथल मचा रहा था। वो रात भर करवट बदलती रही और सुबह गौरा उसे लेकर अस्पताल आती है, जहां लेडी डॉक्टर उसके कई सारे जांच पड़ताल करती है। 2 घंटे बाद, मिसेस सुहानी भारद्वाज, आई एम सॉरी मगर आप कभी मां नहीं बन सकती। अपने माथे पर लगा बांझ बहू का ठप्पा सुहानी को झकझोर कर रख देती है। उसके मन में अपने पति के अरमान टूटते दिखाई पड़ रहे थे। ये खबर राघव को पता चलती है। माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे राघव, तेरी बीवी बांझ है। मैं मेरे घर के वंश को डूबने नहीं दूंगी। अब मैं बिना देरी किए तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। जब सौतन इस बांझ के सीने पर कीला गाड़ेगी तो ये भाग जाएगी। माँ, चाहे मैं जिंदगी भर बेऔलाद क्यों न रहूं, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। राघव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है और गौरा अपनी बात सुहानी पर थोपते हुए कहती है, देख सुहानी, तेरे कोख को बांझ का दीमक लग चुका है। अब तुझे अपनी सास के लिए अपने पति का पुनर्विवाह कराना होगा। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी सहेली शनाया उससे मिलने आती है। कुछ देर बाद, सुहानी, रॉयल घर की बहू होने के बाद भी तू फीकी क्यों दिख रही है? सुहानी उसे अपनी परेशानी बताती है और कहती है, शनाया, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम मेरे पति से शादी करके मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिटा सकती हो। सुहानी जानती भी हो, राघव से शादी करके हम सहेली से सौतन बन जाएंगे। सुहानी की दोहरी दशा देखकर शनाया शादी के लिए हामी भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में राघव शनाया के साथ घर आता है और सुहानी अपनी सौतन का स्वागत करते हुए कहती है, आओ शनाया, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सुहानी शनाया और राघव को सजे धजे कमरे में छोड़कर सिसियाते हुए सन्नाटे में आकर कहती है, मुझे माफ कर देना राघव, मगर इस घर की तन्हाई मिटाने के लिए आप दोनों को तन्हा छोड़ना मेरी मजबूरी थी। इस तरह शनाया और राघव के बीच संबंध स्थापित होता है। 1 सप्ताह बाद शनाया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच शनाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राघव ये जानकर झूम उठेंगे। शनाया को अकेला पाकर गौरा उसके मन में फूट डालते हुए कहती है, ज्यादा चमको मत बहुरानी, देखना जैसे ही ये बच्चा जनकर तुम अपनी सौतन को दोगी, वो तुम्हें मछली के कांटे की तरह निकाल फेंकेगी। बच्चा जनेगी तू और बांझ का कलंक मिटेगा मेरी बांझ बहू के माथे से। गौरा की मथाई भरी बातें शनाया के मन में घर कर जाती। वो इस बात को ना तो निगल पा रही थी और ना ही उगल पा रही थी। शनाया के सर पर अब सौतन की डाह सवार हो गई थी। वो सुहानी से खिंची खिंची सी रहने लगी। 9 महीने बाद शनाया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लाओ शनाया, मुन्ने को मुझे दे दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। शनाया, शायद तुम भूल गई हो कि सुहानी ने इस बच्चे के लिए 9 माह की तपस्या की है। मगर ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी जननी हूँ। शनाया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे राघव का बच्चा जन्म देकर मुझे दोगी। वो बेवकूफ शनाया थी जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में बह गई थी। आज की हकीकत मेरा बच्चा मैं और राघव है। तुम बांझ की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर राघव गुस्से से चीख पड़ता है। शनाया, इस बच्चे के लिए ही सुहानी ने सौतन की डाह सही है। खुद को मेरी बीवी कहती हो ना तुम। सोचो उस पत्नी पर क्या बीती होगी जब उसने अपने हाथों अपने पति को सौतन से बांटना पड़ा होगा। और एक सुहागन के लिए अपने मांग का सिंदूर बांटना मौत के बराबर होता है। ये सुनकर शनाया की आंखों पर अपना किया हुआ वादा उभर आता है, जिसके साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आई एम सॉरी सुहानी, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। ये लो तुम्हारी अमानत, मैंने अपना फर्ज पूरा किया।
अब मुझे चले जाना चाहिए। शुक्रिया शनाया, मगर असल मायने में तुम मुन्ने की माँ हो। तुमने 9 माह इसे अपने खून से सींचा है। साथ ही तुम मेरे साजन की सुहागन हो, इसीलिए अब हम सौतन नहीं, सहेली बनकर रहेंगे। इस तरह अंत में सुहानी और शनाया एक ही छत के नीचे सौतन होने के बावजूद भी सहेली बनकर रहने लगती है। लंबी गर्दन वाली सास। स्वरूपगढ़ गांव में गंगा नाम की एक बेहद लंबी गर्दन वाली औरत रहती थी। पूरा गांव अक्सर उसके लंबे गर्दन पर गहरी चर्चा किया करते थे। एक सवेरे गंगा हॉल में पसरी टीवी पर नजरें टिकाए बैठी थी। तभी उसकी बहू नीति उसे रसोई के भीतर से पुकारती है, माँ जी जल्दी आइए माँ जी, वरना गजब हो जाएगा। इस पर गंगा झटपट से रसोई घर में आकर कहती है, अरे ऐसा भी क्या गजब हो गया नीति बहू, जो बादल के जैसे गरज रही हो। नीति अपनी सास को एकटक निहारती हुई कहती है, वो माँ जी, पिछले पौना घंटे से मसाले का डिब्बा खोज रही हूँ। आप अपनी तार जैसी गर्दन को बढ़ाकर जरा जल्दी से मसाले का डिब्बा खोज दोगी? वो क्या है ना, अगर दाल में हल्दी नहीं पड़ी तो बेचारी मेरी दाल विधवा हो जाएगी। अब तेरी ये छोटी गर्दन से गंदगी तो दिखाई पड़ती नहीं। कल सांझ को मेरी लंबी गर्दन रसोई घर की गंदगी पर चली गई। मैंने रसोई घर की सफाई की थी और झाड़ बहार करके मसाले को ऊपर वाली दराज में धर दिया था। गंगा अपनी लंबी गर्दन घुमाकर झट से मसाला उतारकर अपनी बहू को थमा देती है और कहती है, बहू, मैं जरा गांव घूमने जा रही हूँ, ठीक है? जी ठीक है माँ जी। फिर गंगा गांव में घूमने निकल पड़ती है। तभी 2 औरतें सरला और मोहिनी उसे आता देख कहती हैं, सरला देख, लंबी गर्दन वाली गंगा आ रही है, आज इसकी खिंचाई करते हैं। क्या खुसर फुसर कर रही थी तुम दोनों मेरे बारे में? अरे गंगा, सरला की गाय खूंटा तोड़कर भाग गई है। जरा अपनी लंबी गर्दन उठाकर देख, तुझे कहीं दिखाई पड़ रही है क्या? मोहिनी, तूने क्या मुझको गांव में रहने के चलते गवार समझा है? सरला की गाय गौशाला में बंधी पड़ी है। मेरी लंबी गर्दन के साथ तेरी आंख और भौहें भी चलती हैं। बिट्टे भर की ततैया कहीं की। कम से कम हमारी गर्दन इंसानों जितनी साधारण तो है। तेरी ये लंबी गर्दन तो जब देखो जिराफ के जैसे अकड़े रहती है। वैसे गंगा, तेरी ये लंबी गर्दन का राज क्या है? कहीं रात में उठ कर चोरी छिपे कॉम्प्लेन तो नहीं गटका? अपनी गर्दन की खिल्ली उड़ता देख गंगा उन्हें झड़पते हुए कहती है, अरे बंद करिए दांत फाड़ना। मेरे लंबे गर्दन से मैं कोसों दूरी की चीजें आसानी तौर से देख सकती हूँ। गंगा अपनी लंबी गर्दन का बखान करके घर लौट आती है और कहती है, जाने ये लुगाइयाँ चाहती क्या हैं? बोलो, भला पूरे गांव में गंगा के सिवाय और कोई है जिनकी इतनी लंबी गर्दन हो? सासू माँ का पारा चढ़ा हुआ देखकर लगता है कि आज फिर गांव की औरतों ने माँ जी के लंबी गर्दन का गुड़गोबर किया है। अरे माँ जी, आपका चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? मत पूछ, मेरी ये लंबी गर्दन आफत बन गई है। मजाक का पात्र बनकर रह गई है तेरी सास। माँ जी, अगर आपकी ये लंबी गर्दन आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दी तो? वो कैसे बहू? चलिए मेरे संग। नीति अपनी सास को आईने के आगे बैठकर अपना एक हार उसकी गर्दन में पहनकर कहती है, माँ जी, आँख खोलकर देखिए। अरे वाह बहू, ये हार तो सचमुच मेरी लंबी गर्दन की शोभा को बढ़ा रहा है। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ प्यार साझा करती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है, जिसके साथ एक सुबह मूसलाधार तूफान भरी बरसात होती है। अरे बहू, तूफान थम गया, दूध की डोलची ले आ। लीजिए माँ जी। गंगा दूध लेने के लिए घर से निकल पड़ती है और चारों ओर ताकते हुए कहती है, अरे इस बरसात में तो गांव में भारी तबाही मचाई है। एकाएक उसके कानों में किसी के रोने की सिसकियां सुनाई देती है। गंगा लंबी गर्दन घुमाकर देखती है कि भूषण माथा पकड़े चौखट पर बैठा है। अरे भीषण बेटा, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गंगा मौसी, पाई पाई जोड़कर 2 दिन पहले ही घर की छप्पर बदलवाई थी, मगर बरसात और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि छत की छप्पर जगह जगह से खिसक चुकी है। भरसक कोशिश की मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे इतनी सी बात, तेरी गंगा मौसी की लंबी गर्दन किस दिन काम आएगी? गंगा अपनी लंबी गर्दन का फायदा उठाकर भूषण की चौखट से सटे ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर अपनी लंबी गर्दन को ढाल और हाथों को तलवार बनाकर सारे छप्परों को जगह जगह पर लगाकर कहती है, ले भूषण, हो गया,
तेरा आशियाना एकदम नया का नया। अभी गंगा चैन की आह भर ही रही थी कि गांव के सभी उसे आकर मदद की गुहार करने लगते हैं। अरे गंगा, जरा अपनी लंबी गर्दन से हम सभी की मदद कर दो। गंगा अपनी लंबी गर्दन से एकाएक सभी के उजड़े आशियाने को ठीक करती है, जिसके बाद सरला कहती है, गंगा, अगर तुम्हारी लंबी गर्दन न होती तो पूरे बरसात हमारा घर बरसात का सोता बन जाता। हमारी छोटी गर्दन से हम देख ही नहीं पा रहे थे कहाँ से छप्पर हटा है। तुम्हारी ये लंबी गर्दन हमारे खातिर औजार का काम कर गई। आज पूरा गांव गंगा की लंबी गर्दन का गुणगान कर रहा था, जिसे देख गंगा की गर्दन फक्र से एकदम ऊंची हुई दिखाई पड़ रही थी। समय गुजरता जा रहा था, जिसके साथ नीति कहती है, माँ जी, सावन की पावन लीला शुरू हो चुकी है। बाजार में बड़ा मेला लगा है। मैं और राजीव घूम आए हैं, आप और बाबूजी भी घूम आइए। अरे बहू, सावन का मेला मुझको बेहद भाता है। गंगा चहकते हुए अपने पति गिरधर के पास आकर कहती है, राजीव के बाबूजी, सावन का मेला लगा है, हम भी घूमने चले। अरे मुझे फुर्सत नहीं है, तुम बहू को लेके चली जाओ। जब भी मैं कहीं संग जाने को कहती हूँ तो आप मेरी बात को टाल क्यों देते हैं? आपको याद है ब्याह के बाद आप मुझे कितनी बार घुमाने फिराने ले गए थे? पहले जैसा कुछ नहीं रहा गंगा। अरे जब ब्याह हुआ था तब तो मेरे कंधे तलक भी नहीं आती थी। मेरी शर्ट का बटन तुम पटरे पर चढ़कर लगाती थी। सारा कसूर तुम्हारी इस जिराफ जैसी लंबी गर्दन का है, जो एकाएक इतनी बढ़ गई है। विकट प्राणी लगती हो तुम मुझको। गिरधर की भड़ास सुनकर गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। बस ये टैस हुए बहाने के सिवा और दूजा काम है क्या तुम्हें कोई? पत्नी का कद पति से नीचा अच्छा लगता है, मगर जब से तुम्हारी ये लंबी गर्दन बढ़ी है, मेरे कद तुम्हारे सामने कम हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरा औदा भी छिन गया। गंगा अपने आंसू को छुपाने के लिए जैसी गर्दन ऊपर की ओर उठाती है तो उसे झूमर नीचे गिरता हुआ साफ दिखाई पड़ जाता है। पीछे हट जाइए, झूमर गिरने वाला है। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी इस 3-4 इंच लंबी गर्दन से इतना ऊंचे पर टंगा झूमर गिरता दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें अपनी लंबी गर्दन का गुमान चढ़ गया है ना, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हो। एकाएक झूमर तेजी से नीचे की ओर गिरता है। गंगा झूमर को अपनी गर्दन से रोककर गिरधर को दूर झटक देती है, मगर झूमर का कांच गंगा की गर्दन में चुभ जाता है। सभी उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करने के बाद कहता है, इनकी इतनी लंबी गर्दन कब से है? जी डॉक्टर, कुछ 5 बरस से। आपको खबर है, ऐसे लोगों को जो भीड़ से एकदम अलग है, इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। खैर, भीतर आकर गिरधर अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गंगा, अरे मुझे माफ कर दो। मैंने सालों तुम्हें तुम्हारी लंबी गर्दन की खातिर कोसा, दुत्कारा, मगर आज तुम मेरी नजरों में और ज्यादा ऊंची हो गई हो। अजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये नियति का लेख था जो बीत गया। इसके बाद नीति अपनी सास की लंबी गर्दन को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जिसके कुछ ही दिनों में कुछ रिपोर्टर्स उनके गांव में आकर गंगा की गर्दन का लाइव टेलीकास्ट कराते हैं। बहू के अथक प्रयास से गंगा की लंबी गर्दन गिनीज बुक में दर्ज हो जाती है, जिससे उसे लंबी गर्दन का खिताब भी हासिल होता है।